स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द वैदिक पीरियड चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कि व्हाई वाज द अर्ली वैदिक लिटरेचर नोन एज श्रुति। श्रुति क्यों कहा जाता था अर्ली वैदिक लिटरेचर को? क्योंकि ऐसा मानना था कि भाई गॉड के द्वारा है ना डायरेक्टली ये कन्वे किया गया है सेजेस को, संतों को, महात्माओं को, ऋषि मुनियों को। इसीलिए द अर्ली वैदिक लिटरेचर वॉज नोन एज श्रुति बिकॉज क्यों कहा जाता था? इट वॉज कन्वेड बाय द गॉड टू द ग्रेट सेजेस, जो महान संत है, महात्मा, ऋषि मुनि कह सकते हो, बाय हियरिंग, बाय श्रवण, एंड सो इट वॉज कॉल्ड श्रुति, है ना। ओरली ये क्या हुआ था? बाय हियरिंग, इन्होंने सुना था, है ना, डायरेक्टली कन्वे हुआ था गॉड के द्वारा इनको, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। सेकंड है कि नेम द फोर वेदास, स्टेट व्हाट द हाइम्स इन ईच वेदा डील विथ। आपको चारों वेद के नाम बताने हैं, साथ में बताना है कि इनमें जो मंत्र हैं वो किस लिए हैं, है ना, किस चीज के साथ डील करते हैं। सबसे पहला वेद है हमारा ऋग्वेद। इट इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। ये सबसे पुराना ग्रंथ है ना, दुनिया का। अब एक बात और समझिए, जैसे कि ये आपको अगर आंसर बड़ा लग रहा है, इसको कस्टमाइज कर लेना। आपसे पूछा था नेम फोर वेदास, तो ऋग्वेदा हो गए, और हाइम्स आर डेडिकेटेड बाय द सेजेस टू गॉड। बस इतना लिख दोगे, काम हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो ये क्या है, थोड़ा सा इलेबोरेट करके मैंने लिखा है, मैंने बता ही दिया कि एक तो द ऋग्वेदा, और किससे डील करता है, तो द हाइम्स आर डेडिकेटेड बाय सेजेस टू द गॉड्स। इतना लिख दोगे तो भी आपका हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी है कि कितने नंबर का आंसर है। ठीक है, तो सबसे पुराना है। नेक्स्ट कि इट कंटेन्स 1028 हाइम्स डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास। द हाइम्स आर डेडिकेटेड बाय द सेजेस टू द गॉड्स। कह रहा है कि सबसे पुराना ग्रंथ है, साथ ही साथ इसमें 1028 मंत्र हैं, और 10 मंडलों में उनको डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। मत द हाइम्स आर डेडिकेटेड यानी समर्पित है बाय द सेजेस, सेजेस के द्वारा यानी कि संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा गॉड को। मच ऑफ द इंडियन फिलोसॉफी, ज्यादातर जो हिंदुस्तानी दर्शन शास्त्र है, इज बेस्ड ऑन ऋग्वेद। इट ऑल्सो कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र भी इसमें है। तो इसमें देखो नाम के साथ थोड़ा सा आपको नॉलेज भी मिला, लेकिन लिखना उतना जितना जरूरत होगी। सेकेंड है सामवेद। इट कंटेन्स 1875 हाइम्स, सम ऑफ विच आर बोरोड फ्रॉम द ऋग्वेदा। अब इसमें जो 1875 मंत्र हैं, उसमें से कुछ कहां से लिए गए हैं? कुछ लिए गए हैं ऋग्वेद से। These hymns were sung at the time of the sacrifice by the priest। जो priest होता है, पंडित होता है, वो जब त्याग करता है ना, वो त्याग करने के वक्त इन मंत्रों का जाप करता है। These are sweet song और द मेलोडी। इसको क्या कहा जाता है? मीठे गाने हैं, स्वीट सॉन्ग या फिर मेलोडी। थर्ड है यजुर्वेद की बात करता है। इट डील्स विथ रिचुअल्स और द हाइम्स रिसाइटेड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ यजनास। क्या कह रहा है कि ये जो कर्म कांड होते हैं, पूजा पाठ होता है, उसमें उससे डील करता है ये मंत्र। और इसका उच्चारण कब किया जाता है? इसका उच्चारण किया जाता है परफॉर्मेंस के टाइम में, यज्ञ के, यानी जब यज्ञ कर रहे होते हैं तब। दीज आर 2086 हाइम्स। कितने हैं? 2086 मंत्र हैं टोटल। नेक्स्ट है आपका अथर्ववेद। अब देखो आंसर बहुत बड़ा हो गया ना, लेकिन बस हमको ये लिखना था नाम और किससे डील करता है। इट कंटेन्स 731 हाइम्स डीलिंग विद द मैजिक एंड चार्म। अथर्ववेद किससे डील करता है? इसमें जो मंत्र दिए गए हैं 731, वो जादू टोना से के लिए है ना, जादू टोना के लिए। द हाइम्स डील विद द पावर ऑफ घोस्ट, स्पिरिट, ज्ञान, कर्म एंड उपासना। उसके अलावा भी चीजें हैं, मंत्रों, जो मंत्र हैं वो पावर ऑफ घोस्ट, समझते ही हो, भूतिया वाला, आध्यात्मिक है, ज्ञान के लिए, कर्म के लिए और उपासना के लिए। इन सारी चीजों से डील करता है अथर्ववेद में जितना मंत्र दिया गया है वो मंत्र। फिर उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द उपनिषद्स। कह रहा है उपनिषद क्या होते हैं। तो देखो, द उपनिषद आर फिलोसॉफिकल कमेंट्रीज ऑन द वेदास। वेदास पढ़ा किसी ने? बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वेद को पढ़ने के बाद उसके ऊपर जो फिलोसॉफिकल कमेंट्री है, यानी जो उसकी व्याख्या की गई है, उसको उपनिषद कहते हैं। दीज फॉर्म द बेसिक सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, यानी हिंदुस्तानी दर्शन शास्त्र का ये वो बुनियाद है। These were composed between 1000 BC to 800 BC by different sages। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? ऋषि मुनियों के द्वारा की गई है इस वक्त में 1000 BC से लेके 800 BC तक में। They are said to form the foundation on which later addition to Vedic literature rest। तो ये सब क्या है? ये जो उपनिषद है ये बुनियाद है जिसके ऊपर बाद में जो एडिशन किए गए हैं ना वैदिक साहित्य में, ये इसी के ऊपर निर्भर करता है। फर्दर आगे देखते हैं, व्हाट आर धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र क्या होता है? लॉ बुक, कानून की किताब, called the धर्मशास्त्रास and the स्मृतिस together with their commentaries are called धर्मशास्त्रास। यहां पे कह रहा है लॉ बुक को कहते हैं धर्मशास्त्रास, ठीक है, कॉमा डाल देना। या फिर कह सकते हो स्मृतिस। स्मृतिस कौन सा है? देखो, श्रुति गॉड से कन्वे हुआ था डायरेक्टली ऋषि मुनियों को, और ऋषि मुनियों ने जिसकी रचना की उसको स्मृति स्मृति बोलते हैं। तो श्रुति गॉड के द्वारा और स्मृति जो कि ऋषि मुनियों ने खुद उसको लिखा है। तो ये जो स्मृति है टुगेदर विद देयर कमेंट्रीज, यानी कि उसकी जो व्याख्या है उसके साथ मिला के क्या कहलाती है? धर्मशास्त्रास कहते हैं उसको। मनुस्मृति which gives the description of Hindu code of law is a धर्म शास्त्र। अब इसमें से क्या है? मनुस्मृति है जिससे कि डिस्क्रिप्शन मिलता है, जिसमें कि विवरण मिलता है, यानी नॉलेज मिलती है किसके बारे में? हिंदू कोड ऑफ लॉ के बारे में, यानी हिंदू नियम के बारे में, है ना, धर्म के नियम के बारे में। तो इसको क्या कहा जाएगा? मनुस्मृति को धर्म शास्त्र कहा जाएगा। नेम द एपिक्स, यानी महाकाव्य की बात कर रहा है, रिटन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में पूछ रहा है कि कौन से महाकाव्य लिखे गए थे। द टू एपिक्स रिटन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड आर द रामायण एंड महाभारत। कौन से दो हैं महाकाव्य? एक तो रामायण है और दूसरा महाभारत। रामायण वॉज रिटन बाय द महर्षि वाल्मीकि। किसने लिखा है रामायण? महर्षि वाल्मीकि ने। और महाभारत माना जाता है कि ये किसका काम था? बिलीव टू बी द वर्क ऑफ सेज वेद व्यास, यानी ये जो साधु हैं वेद व्यास, इन्होंने जो है लिखा था। तो ये दो महाकाव्य की बात हो गई। फर्दर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नोन एज भगवद गीता। भगवद गीता क्या है? तो भगवद गीता इज द कॉम्पाइलेशन ऑफ द टेक्स्ट टीचिंग्स imparted by Lord Krishna to Arjun, explaining the importance of karma or duty, immortal soul, the right way of life। हुआ क्या था कि जंग में जो अर्जुन थे वो लड़ने को तैयार नहीं थे, ठीक है, वो अपनी इच्छा, लेकिन कर्तव्य है कि भाई लड़ना है। तो यहाँ पे जब उनका जो अपना स्वयं का इच्छा है वो कर्तव्य के साथ क्लैश कर रहा था, तो यहाँ पे क्या था कि लॉर्ड कृष्णा जो है उन्होंने अर्जुन को तैयार किया किसके लिए? युद्ध के लिए। तो तैयार करने में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ प्रवचन दिए, है ना, किसको? अर्जुन को, कर्म के बारे में या फिर कर्तव्य के बारे में, और जो आत्मा है वो अमर है, जिंदगी की कहीं सही राह क्या होनी चाहिए, कर्तव्य और इच्छा के बीच में किसको चुनना चाहिए। तो इन सब चीजों के बारे में उन्होंने जो उनको समझाया, जो प्रवचन दिया, वही भागवत गीता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द ग्लिम्स ऑफ महाभारत बैटल, यानी कि उसकी कुछ झलक भी है किसकी? महाभारत वाले युद्ध की इस भगवत गीता में। इट इज अ सैक्रेड बुक ऑफ हिंदूज, और हिंदू के लिए क्या है? ये एक पवित्र किताब है। फर्दर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ द एपिक्स एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्यंस।
अब ये जो महाकाव्य है, इसमें से हमको आर्यंस के बारे में कैसे ज्ञान मिलता है या फिर कैसे जानकारी मिलती है। तो द एपिक्स सर्व एज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड द सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एपिक एज। तो महाकाव्य हमको क्या देता है? हमको जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन। किस चीज की इंफॉर्मेशन? कि राजनीतिक संस्था कैसी थी, सामाजिक ढांचा कैसा था, और सांस्कृतिक संगठन कैसा था एपिक एज का, यानी उस दौर का, उस वक्त का। फर्दर नेक्स्ट और क्या मिलता है कि दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस आर्यन किंगडम। आर्यन के जो साम्राज्य थे उनके बारे में हमको ज्ञान मिलता है महाकाव्य से। अबाउट देयर आर्मी एंड द वेपन दे यूज ड्यूरिंग द पीरियड, कि किस तरह से उन्होंने अपनी आर्मी, सेना रखी हुई थी और किस तरह के वो हथियार इस्तेमाल करते थे उस दौर में। एपिक्स रिवील द हाई आइडियल्स ऑफ फैमिली लाइफ ऑफ द आर्यंस। हाई आइडियल्स मतलब कि उनको क्या सही है क्या गलत है, इन सब के बीच में तर्क वितर्क करना, ये सारी चीजें जो है किस तरह से आर्यंस की जिंदगी में थी, वो सारी चीजें भी हमको महाकाव्य से पता चलती हैं। Further, the Bhagavad Gita, one of the great epics of the world, elaborates the karma philosophy and the immortality of the soul. इसके अलावा जो भागवत गीता है महाकाव्यों में से, है ना, वो क्या बताता है? वो इलेबोरेट करता है, विस्तार करता है कर्म फिलोसफी का, यानी कर्म दर्शन शास्त्र का, और इमोर्टिलिटी यानी अमर होने की बात कहता है। किसके अमर होने की बात कहता है? कि आत्मा अमर है। विच बैटल इज नोन एज महाभारता। किस जंग को महाभारत कहा जाता है? द बैटल फॉट बिटवीन कुरुज, या फिर जिसको कौरव कहा जाता है, कौरव और पांडवों के बीच में जो जंग हुई थी अलॉन्ग द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में इसी को क्या कहा जाता है? महाभारत कहा जाता है। नेक्स्ट, गिव टू फीचर ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी। अब ये पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी यानी जो मिट्टी के बर्तन हैं, इनकी जो फीचर्स यानी विशेषताएं आपको बतानी है। द पीजीडब्ल्यू इज अ वेरी फाइन स्मूथ एंड इवन कलर्ड पॉटरी। क्या कह रहा है? कि ये जो पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी है, ये बहुत ही फाइन है, स्मूथ है, और इवन कलर्ड का मतलब होता है चारों तरफ एक बराबर रंग से कलर किया हुआ है। It was made out of well-worked, high-quality clay with geometric pattern painted on it in black color। किस तरह से इसको बनाया गया है? बेहतरीन कलाकारी है, अच्छी क्वालिटी का चीनी मिट्टी इस्तेमाल किया गया है। इसके ऊपर ज्योमेट्रिक पैटर्न जैसे कि सर्कल होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, ये सब डिजाइन बने हुए हैं, ब्लैक कलर में पेंट है इसके ऊपर। फ्लोरल पैटर्न एंड सन सिंबल्स आर सीन इन सम केसेस, यानी फूल पत्ती वाले भी कुछ डिजाइन इस पे देखने को मिले हैं, और सूरज के भी निशान इसके ऊपर यानी सन का सिंबल भी देखने को कुछ जगहों पे पॉटरी पे मिला है। द पॉटरी इंक्लूड्स ओपन माउथ बॉल एंड डिशेस। ओपन माउथ यानी कि खुला हुआ मुंह वाला कटोरा, और डिशेस बर्तन वगैरह है इसमें। नेक्स्ट है कि व्हाट आर नोन एज द वर्णाश्रमास, नेम देम। अब ये वर्णाश्रमास कौन से क्या है? तो 4 वर्णाश्रमास थे और इंसान की आयु के हिसाब से थे। देयर वेर 4 वर्णाश्रमास, दैट वाज ब्रह्मचारी अप टू 25 साल। 25 साल तक क्या रहना है? ब्रह्मचारी रहना है। गृहस्थ जीवन 25 से 50 साल तक। वानप्रस्थ जीवन 50 से 75 साल तक, यानी जब आपको क्या करना है? आध्यात्मिक ज्ञान लेना है, अलौकिक ज्ञान लेना है, और ज्ञान लेने के बाद फिर क्या करना है? सन्यासी बन जाना है, जिसका आयु है 75 से 100 वर्ष। फर्दर आगे देखते हैं कि हाउ डिड ट्रेड बिकम अ पाइवट अराउंड विच द लाइफ ऑफ द पीपल रिवॉल्व। अब यहाँ पे कह रहा है पाइवट का मतलब होता है केंद्र बन जाना, सेंटर बन जाना, जिसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है? लोगों की जिंदगी पूरी चल रही है। तो कैसे जो है वो व्यापार है, ट्रेड है, वो बिल्कुल सेंटर बन गया था, जिसके इर्द गिर्द इंसान लोगों की जिंदगी घूम रही थी या चल रही थी। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज ट्रेड बिकेम क्वाइट प्रोमिनेंट। लेटर वैदिक एज में क्या हो रहा है? जो व्यापार है वो प्रोमिनेंट यानी कि मेन होता जा रहा है, मुख्य चीज होती जा रही है।
So the settlement or the towns and cities developed around the main trade center. अब जो मेन व्यापार की जगह है वहीं पे क्या बन जा रहा है, वहीं पे लोग सेटल होने लगे, सेटलमेंट होने लगा, वहीं पे नगर बसने लगे, शहर बसने लगे. Thus the city life moved according to the activities associated with the trade. तो इसीलिए जो शहर की जिंदगी थी वो व्यापार की गतिविधि के हिसाब से, व्यापार की जो गतिविधि थी उसी के हिसाब से इर्द गिर्द चल रही थी, है ना. इसीलिए जो लोगों की जिंदगी है किस हिसाब से चल रही है, व्यापार के हिसाब से. और कहीं भी देखोगे जहां कहीं भी मेन मार्केट होता है ऑटोमेटिकली वहां पे आसपास भीड़ ज्यादा होती है, दुकानें ज्यादा होने लगती हैं, मार्केट ग्रो करता है, लोग आसपास रहने भी लगते हैं. नेक्स्ट है कि स्टेट द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ वुमेन बिटवीन द अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक एज. अब यहाँ पे देखो अर्ली वैदिक एज में अपने मनपसंद का दूल्हा चुनना भी उनको अलाउ था. इसके अलावा वो विचार विमर्श में भी हिस्सा लेती थी. लेकिन लेटर वैदिक एज में वो सारी चीजें इनसे कर्टेल कर ली गई थी, यानी घटा दी गई थी, छीन ली गई थी. ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड वुमेन वेर रिस्पेक्टेड. यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या हो रहा है, महिलाओं को सम्मान मिल रहा, इज्जत मिल रही है. द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हैड बिकम सैक्रेड. और ये जो वैवाहिक संस्था है वो कैसी मानी जा रही है, बिल्कुल पवित्र चीज मानी जा रही है. द डॉटर वेयर गिवन फ्रीडम टू चूज देयर हस्बैंड. और औरतों को इसका अधिकार है, बेटियों को, कि वो अपना वर अपने पसंद से चुन सकें. लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, इन द लेटर वैदिक पीरियड देयर वाज सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ वुमेन. एक बहुत अच्छा खासा क्या हुआ, डिक्लाइन यानी कि कमी आ गई औरतों के स्टेटस में. देयर पार्टिसिपेशन इन यज्ञास वाज नॉट कंसीडर्ड नेसेसरी. अब किसी भी औरत का यज्ञ में बैठना जरूरी नहीं है. दे डिड नॉट एंजॉय द राइट टू प्रॉपर्टी. यानी कि जो भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर, संपत्ति के ऊपर कोई अधिकार नहीं है. मैंस ओपिनियन वेयर रिस्पेक्टेड. मर्द जो ओपिनियन दे दे, राय दे दे, उसकी इज्जत की जा रही है. एज अ रिजल्ट फ्रीडम टू चूज द हस्बैंड्स बाय वुमेन वाज कर्टेल्ड. अब इसके बाद क्या हो गया कि भाई अपने पसंद का ये दुल्हा भी नहीं चुन सकती हैं. नेक्स्ट है कि नेम द 4 आश्रम्स into which the human life span was divided, indicating the time span for each. 4 आश्रम के बारे में बताना है जिसमें इंसान का जीवन विभाजित है, उम्र के हिसाब से हर एक की उम्र भी बतानी है. तो जो 4 आश्रम है वो है ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य के बाद गृहस्थ जीवन, उसके बाद वानप्रस्थ जीवन और सन्यास, है ना. यहाँ पे कॉमा होगा, वानप्रस्थ एंड सन्यास. तो सबसे पहला है ब्रह्मचार्य आश्रम. इट लास्टेड अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स. 25 साल की उम्र तक आपको कैसा रहना है, ब्रह्मचारी रहना है. मगर पूछो नहीं, आजकल तो क्या ही उम्र के बच्चे हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय, द pupil was expected to acquire knowledge in the gurukul and observe strict discipline. तो ये वो उम्र होती थी 25 साल तक की जब बच्चे से, प्यूपिल से, शिष्य से ये उम्मीद की जाती थी कि ये ज्ञान को अर्जित करेगा गुरुकुल में जाके और ऑब्जर्व करेगा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को, यानी बिल्कुल कैसा रहेगा, अनुशासन में रहेगा. नेक्स्ट है इसके बाद गृहस्थ आश्रम. ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन वाज सपोज्ड टू मैरी एंड रेज अ फैमिली. अब 25 साल के बाद क्या होगा, उसका विवाह होगा और वो अपना परिवार बसाएगा. दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम एज ऑफ 25 टू 50 ईयर. 25 से 50 साल तक की उम्र तक ये जीवन चलेगा. इसके बाद आएगा वानप्रस्थ आश्रम. ये क्या है, ये लास्ट करेगा अप टू एज ऑफ 50 टू 75 ईयर्स. और इस उम्र में क्या उम्मीद की जाएगी कि ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन वाज एक्सपेक्टेड टू रिटायर फ्रॉम द वर्ल्डली लाइफ एंड एक्वायर स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल नॉलेज. अब इस उम्र में उम्मीद की जाएगी, एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जो मनुष्य है वो रिटायरमेंट ले लेगा. किससे, दुनिया के ऐशो आराम से, आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान को
अर्जित करेगा। और इसके बाद जब ये ज्ञान अर्जित हो जाएगा क्या करेगा, सन्यासी बन जाएगा, यानी सन्यास आश्रम। द लास्ट स्टेज लास्ट फ्रॉम द एज ऑफ 75 to 100 years. दिस वॉज द पीरियड ऑफ रिनाउंसिएशन, यानी कि अब वो क्या करेगा, त्याग कर देगा हर एक चीज का और सन्यासी बन जाएगा मोक्ष की प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट है कि स्टेट ब्रीफली द चेंज दैट ऑकर्ड इन द पोजीशन ऑफ द ब्राह्मण्स इन द लेटर वैदिक एज। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो ब्राह्मण हैं उनके पोजीशन में क्या बदलाव आया लेटर वैदिक एज में, है ना। तो देखो, इन लेटर वैदिक पीरियड ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास बिकेम 4 डिस्टिंक्ट कास्ट और वर्णास। 4 अलग अलग जातियां हो गई। कौन कौन सी लेटर वैदिक एज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। द ब्राह्मण्स और द प्रीस्ट परफॉर्म्ड रिलीजियस रिचुअल। जितने भी धर्म के जितने भी कर्म हैं, धर्म के कर्म यानी धर्म के कर्म कांड, पूजा पाठ वगैरह सब कौन करेगा, सब ब्राह्मण करेंगे। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज द कास्ट सिस्टम बिकम रिजिड। और बात के लेटर वैदिक एज में हुआ क्या कि कास्ट सिस्टम, जो जाति व्यवस्था है, बिल्कुल स्थिर हो गई, अब नहीं बदलेगी। द ब्राह्मण्स एंजॉयड मोर प्रिविलेजेस। और ब्राह्मणों को विशेष अधिकार है। द प्रीस्ट केम टू बी कंसिडर्ड एज गॉड्स ऑन अर्थ। माना ही क्या जा रहा है कि ये धरती पर भगवान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेट 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द सोसाइटी इन द प्रोसेस ऑफ इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम द अर्ली वैदिक पीरियड टू द लेटर वैदिक पीरियड। 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस, बदलाव की बात कह रहा है, जो समाज के अंदर बदलाव आए, है ना, प्रोसेस में, ताकि क्या हुआ, बदलाव हुआ कि अर्ली वैदिक एज लेटर वैदिक एज से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 3 बदलाव हुए जिससे अर्ली वैदिक एज जो है से लेटर वैदिक एज में टर्न होने में, इस ट्रांजिशन में बदलाव, 3 इंपॉर्टेंट बदलाव आपको बताने हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द सोसाइटी। समाज में क्या बदलाव आया। सबसे पहला, सिंगल फैमिली सिस्टम कन्वर्टेड टू ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। सिंगल फैमिली सिस्टम किस में बदल गया, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में बदल गया। उसके बाद इक्वल राइट्स एंजॉयड बाय वुमेन चेंज टू डिक्लिनेशन इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। अर्ली वैदिक एज में क्या हो रहा था, स्टेटस वुमेन का अच्छा था, रिस्पेक्टेड था, विचार विमर्श में भी इनको बुलाया जा रहा है। लेकिन अब क्या हो गया भाई, पूजा पाठ में भी बैठना आपका जरूरी नहीं है और अपने पसंद का लड़का भी नहीं चुनना है। इसके अलावा तीसरा, जनरल कास्ट सिस्टम कन्वर्टेड टू रिजिड कास्ट सिस्टम। अर्ली वैदिक एज में क्या था कि एक ही घर के होने के बावजूद अलग अलग व्यवसाय में हो सकते थे, है ना, अलग अलग जाति के। और लेकिन यहां पे क्या हुआ, जो पहले कोई भी किसी भी जाति का हो सकता था, ऑक्यूपेशन के हिसाब से ऑक्यूपेशन में बदलाव कर सकता था, लेकिन अब वो सिस्टम जो जनरल कास्ट सिस्टम था, रिजिड कास्ट सिस्टम में बदल गया, स्थिर हो गया। नेक्स्ट अब आता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में पहला है कि विथ रेफरेंस टू द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की कहां कहां से जानकारी मिल रही है अबाउट द वैदिक एज के बारे में, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। वेदास से भी जानकारी मिलती है, एपिक्स यानी महाकाव्य से भी मिलती है, और रोल ऑफ आयरन इंप्लीमेंट, लोहे के जो औजार हैं उससे भी आपको जानकारी मिलती है। तो आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं कि किस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। पहला है द वेदास। 4 वेदास हैं, आर अ कलेक्शन ऑफ हाइम्स एंड अदर एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट। यानी पुराने ग्रंथों का, एंशिएंट के बाद यहाँ पे कॉमा होगा, रिलीजियस टेक्स्ट का, और मंत्रों का ये क्या है, एक कलेक्शन है। ऋग्वेद सबसे पहला है 4 वेदों में से। इट कंटेन्स 1028 हाइम्स डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास, 10 मंडल में डिवाइडेड है। These hymns are dedicated to the gods and the natural gifts and the prayers. तो किसके लिए ये समर्पित है, ये समर्पित है भगवान के लिए, प्राकृतिक रूप से उपहार के लिए और प्रार्थनाओं के लिए है ये। एंड मीन्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल ह्यूमैनिटी, यानी कि पूरी इंसानों के
कल्याण के लिए है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है हमारा सामवेद। सामवेद क्या है? इट कंटेन्स 1875 हाइम्स एज द सॉन्ग sung by the sages at the time of holy ceremonies। यानी कि जब कभी भी पवित्र समारोह वगैरह करना हो तो ये जो है सॉन्ग संग किए जाते थे। और ये कितने हैं पूरे मंत्र? 1875। इनका उच्चारण उस वक्त किया जाता था जब सेक्रीफाइस करता था कोई प्रीस्ट। नेक्स्ट है यजुर्वेद। तो देयर आर 2086 हाइम्स विच वे रिसाइटेड ड्यूरिंग द यजनास, यानी यज्ञ के समय में इन मंत्रों का उच्चारण होता था। देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हर्बल मेडिसिन एंड देयर इफेक्ट। और इसमें आपको हर्बल मेडिसिन यानी कि प्राकृतिक जड़ी बूटियों वाली जो दवाइयां हैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा और उसका प्रभाव। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ अथर्ववेद। 4 वेदों के बारे में है। तो चौथा है अथर्ववेद विथ 731 हाइम्स। दिस वेद डील्स विथ मैजिक एंड चार्म, यानी जादू टोना के साथ ये डील करता है ये आपका अथर्ववेद। और इसमें 731 मंत्र हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स साइंटिफिक नॉलेज एंड मेडिसिन टू। और इसमें साइंटिफिक नॉलेज यानी वैज्ञानिक ज्ञान भी है ना, साइंटिफिक नॉलेज है और साथ ही साथ दवाइयों के बारे में भी है। फिर इसके बाद सेकंड वाला था एपिक। इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट्स लिखना था। द एपिक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वैदिक एज। पता ही होगा किस तरह के इंफॉर्मेशन मिलते हैं हमको महाकाव्य से। तो एपिक्स सर्व एज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कि किस तरह से राजनीतिक संस्था थी उनकी, एंड द सोशल सामाजिक संस्था किसकी? आर्यंस की। एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एपिक एज, और सांस्कृतिक संगठन कैसा था एपिक एज के टाइम के लोगों का। तो ये सब किससे पता चलता है? महाकाव्य से ही पता चलता है। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द वेरियस आर्यन किंगडम। आर्यंस के साम्राज्य के बारे में हमको जानकारी मिलती है महाकाव्य से। अबाउट देयर आर्मी, उनकी सेना कैसी थी। द वेपन्स दे यूज ड्यूरिंग द पीरियड, किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल वो करते थे उस दौर में। द क्षत्रियास were interested with the defense of their kingdom and they believed that death on the battlefield was the noblest act in the life of a warrior। क्या कह रहा है कि जो क्षत्रिय हैं उनको सौंपा जाता था डिफेंस की, भाई आप रक्षा करेंगे अपने राज्य की। और वो ये बिलीव करते थे, ये मानते थे कि जंग के मैदान में मर जाना ही सबसे बड़ा कर्म है एक योद्धा की जिंदगी का, है ना। नेक्स्ट फर्दर द एपिक्स आर कंसिडर्ड एज द फाइनेस्ट लिटरेरी वर्क ऑफ एंशियंट पीरियड, यानी कि ये जो महाकाव्य है इनको माना जाता है कि प्राचीन समय का सबसे बेहतरीन साहित्यिक काम है। एंड आर एक्लेम्ड, एक्लेम्ड मतलब होता है प्रशंसा होती है, फॉर देयर लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल वैल्यू, यानी कि साहित्यिक और दार्शनिक जो ज्ञान हमको उससे मिलता है उसके लिए उसकी प्रशंसा की जाती है। फर्दर नेक्स्ट आगे देखते हैं। दे रिवील द हाई आइडियल्स ऑफ फैमिली लाइफ ऑफ द आर्यंस, कि आर्यंस की जिंदगी में हाई आइडियल्स कैसे थे, यानी कैसे तर्क वितर्क करते थे वो अपने जीवन में, कैसे फैसले लेते थे और किन चीजों पर अमल करते थे, फॉलो करते थे। तो यहाँ पे 4 पॉइंट था, चाहो तो 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, है ना, 4 के बजाय 5वां पॉइंट भी है। द ग्रेट हीरोज डिपिक्टेड इन द एपिक्स आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ हाई मोरल प्रिंसिपल। अब यहाँ पे जो ग्रेट हीरोज, जो महान हीरोज हैं जो चित्रित हैं महाकाव्य के अंदर, वो सब क्या है? अवतार हैं बहुत ही हाई मॉरल प्रिंसिपल्स के, यानी नैतिक सिद्धांतों के। एंड मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट, और इनका बहुत प्रभाव पड़ा हुआ है किसके ऊपर? ऑन सक्सेसिव जनरेशन, यानी बाद वालों के ऊपर, है ना। हर कोई क्या करता है? हीरोज को फॉलो करता है कि किस तरह से वो थे। द भागवत गीता elaborate the कर्म philosophy and the immortality of the soul। तो यहाँ पे भागवत गीता विस्तार में बताता है किसके बारे में? कर्म के बारे में, और जो आत्मा है वो कैसी है? अमर है। तो 5 पॉइंट थे, काफी लेंदी हो गए, आप शॉर्ट कर लेना, 2 ही पॉइंट लिखना, है ना। इसके बाद लास्ट उसमें शॉर्ट नोट्स लिखना था रोल ऑफ आयरन इंप्लीमेंट में। तो ये तो ठीक है इतना। इन इंडिया द आयरन एज बिगेन इन 1000 BC। 1000 BC में शुरू हुआ था
ये आयरन एज। The village farming communities gradually dispersed in large part of India from the Gangetic Plain to peninsular south। अब यहाँ पे जो गांव के लोग थे, गांव का जो समुदाय था, ग्रेजुअली धीरे धीरे डिस्पर्स मतलब होता है बिखरना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, फैलना। इंडिया के अंदर गैंगटिक प्लेन से पेनिनसुलर साउथ की तरफ ये गए। आयरन वॉज अ हार्डर मेटल देन कॉपर एंड ब्रॉन्ज। लोहा कैसा था? ज्यादा मजबूत था, ज्यादा अच्छा था, कॉपर से भी ब्रॉन्ज से भी। इट वॉज चीप एंड अवेलेबल इन प्लेंटी, यानी कि सस्ता भी था और बहुत बड़े पैमाने पे मौजूद भी था, ज्यादा क्वांटिटी में। आयरन डिपॉजिट्स वेयर फाउंड ओवर लार्ज एरियाज, बड़े बड़े एरियाज में आयरन डिपॉजिट्स मिल रहे थे। सो मैन कुड यूज आयरन टू मेक लिवलीहुड, तो अपना जीविका चलाने के लिए लोग लोहे का इस्तेमाल करते थे। इट वॉज यूज इन द फॉलोइंग एरियाज। ये भी थोड़ा बड़ा हो रहा है, कोई नहीं, तो थोड़ा कम ही लिख लेना इसके बारे में कि आयरन, तो आयरन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता था? एग्रीकल्चर में, बस इतना लिख लो। या इसके अलावा और क्या लिख सकते हो? एग्रीकल्चर के अलावा ऑक्यूपेशन में, व्यवसाय में और डिफेंस में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सब में से लिख लेना, तुम खुद ही शॉर्ट कर लेना। द आर्यंस विद देयर एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड डिस्कवर्ड द यूज ऑफ आयरन इन इंडिया। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आर्यन ने क्या किया? एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के साथ जैसा दिखता है कि उन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था यूज इसका, लोहे का, हिंदुस्तान के अंदर, विच ग्रेजुअली गिव राइज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जिससे आर्थिक रूप से हमारे देश का विकास हुआ। डिस्कवरी ऑफ आयरन गेव देम न्यू इम्प्लीमेंट like access to clear the forest and cultivate the land। अब यहां पे ये जो खोज हुई लोहे की, इसकी वजह से हुआ क्या? नए नए औजार मिले, जैसे कि कुल्हाड़ी मिली, जिसकी मदद से अब वो क्या कर सकते थे? जंगल को साफ कर सकते थे और उसको कल्टीवेट कर सकते थे, लैंड को, यानी क्रॉप्स वगैरह उगा सकते थे उस पे। विद द यूज ऑफ आयरन प्लफ हेड्स, लोहे का हल वगैरह इस्तेमाल करना, सिकल्स, हसिया इस्तेमाल करना, होज वगैरह, जो कुल्हाड़ी वगैरह, कुल्हाड़ी नहीं, क्या कहते हैं इसको, कुदाल वगैरह है। दे कुड ब्रिंग वास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो इन सब की मदद से, जो औजार हैं उनकी मदद से क्या कर सकते थे? वो एक बड़े जमीन के हिस्से को कल्टीवेट करने लायक बना सकते थे, यानी खेती बाड़ी के लायक बना सकते थे। ऑक्यूपेशन, द यूज ऑफ आयरन गिव राइज टू न्यू ट्रेड्स by providing durable implement like saws। अब ये जो लोहा है ना, उसकी वजह से जो है व्यापार बढ़ा। व्यापार भी इसलिए बढ़ा क्योंकि अब ड्यूरेबल चीजें हैं, लंबे समय तक चलने वाली चीजें हैं। जैसे अब लोहा क्या है? टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। पत्थर के औजार क्या है? एक ही बार में टूट जाएंगे। लोहा है, फिर से मरम्मत हो जाएगी उसकी। तो सॉज का मतलब होता है आरी, चीजल का मतलब होता है छेनी, हैमर हथौड़ी, नेल मतलब कील, टोंग्स चिमटा। तो दिस गिव राइज टू सच ऑक्यूपेशन एज वीविंग, स्पिनिंग, कारपेंट्री, टैनिंग एंड टूल मेकिंग। तो ये सारे जो औजार मिले, इस औजारों से अब क्या होगा? बुनाई होगी, स्पिनिंग होगा, कारपेंट्री यानी कि वो बढ़ई का काम होगा, और वो टैनिंग यानी चमड़े बनाने का चमड़े का काम होगा। इसके अलावा टूल मेकिंग यानी दूसरे औजार वगैरह बनाए जाएंगे। फर्दर है, डिफेंस में भी इस्तेमाल होता था लोहे का, बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड इजी अवेलेबिलिटी, यानी कि ये ड्यूरेबल भी है, ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाला है और आसानी से ये मिल जाने वाला है। तो आयरन वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेकिंग वेपन्स ऑफ वॉर लाइक स्वॉर्ड्स, आर्मर्स, शील्ड एंड स्लिंग्स। अब यहाँ पे इसीलिए लोहे का बड़े पैमाने पे, मतलब बहुत जगह पे इस्तेमाल हो रहा है हथियारों को बनाने में, जैसे कि तलवारें वगैरह हुई, और रक्षा कवच है, सुरक्षा कवच है, ये सब चीजें बनाने में इसका इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू वैदिक लिटरेचर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब वैदिक लिटरेचर, जो वैदिक साहित्य है, उसके रेफरेंस में आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। पहला है कि लिस्ट द कैटेगरी इनटू विच वैदिक लिटरेचर इज डिवाइडेड, किस कैटेगरी में डिवाइडेड है वैदिक लिटरेचर। नेक्स्ट है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फोर वेदास, चारों वेद के बारे में बताना है। एंड व्हाट आर नोन एज द ब्राह्मणास एंड आर्यन अरण्यकास। तो यहाँ पे चारों वेदों के बारे में तो आपने ऑलरेडी दो दो आंसर्स में देखा है। बाकी देखते हैं सबसे पहले किन किन चीजों में डिवाइडेड है। तो पहला है वैदिक लिटरेचर कैन बी क्लासिफाइड
इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। किन कैटेगरीज में? सबसे पहले तो 4 वेदों में डिवाइड कर सकते हैं इसको, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड देयर संहितास। ठीक है, उसके संहितास में। अच्छा, आगे नेक्स्ट, द ब्राह्मणास अटैच टू ईच संहिता। अब हर एक ब्राह्मणा किससे अटैच होगा? हर एक संहिता से अटैच होगा। फर्दर द अरण्यकास, ये कैटेगराइज कर रहे हैं हम लोग वैदिक लिटरेचर को। और फिर आता है उपनिषद। उपनिषद क्या है? तो फिलोसॉफिकल कमेंट्रीज हैं ऑन वेदास, यानी वेदास के क्या है? ये व्याख्या है। दीज फॉर्म द बेसिक सोर्स ऑफ इंडियन philosophy. These were composed between 1000 BC and 800 BC by different sages. They are said to form the foundation on which the later addition to Vedic literature rest. क्या कहा जा रहा है इसके बारे में? ये बेसिक यानी बुनियादी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब जानकारी किसके बारे में? हिंदुस्तानी जो दर्शन शास्त्र है उसकी जानकारी की बुनियाद कौन है? ये हमारा वेदास है। ठीक है, सॉरी, ये कमेंट्रीज जो वेदास के ऊपर है ये है उपनिषद। दीज वेयर, इनकी रचना कब की गई है? 1000 बीसी से 800 बीसी के बीच में अलग अलग साधु और महंतों के द्वारा। और कहा जाता है कि ये बुनियाद है जिसके ऊपर बाद का जो लेटर वैदिक लिटरेचर में जो एडिशन हुआ है वो सब इसी पे रेस्ट करता है। तो ये पहला हो गया। फिर बी वाला देखो, क्या कहा था कि चारों वेद के बारे में आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है। तो पहला ऋग्वेद, पता ही है कि कंटेन करता है 1028, यानी इतने इसके अंदर मंत्र हैं। 10 मंडलों में ये डिवाइडेड है। और ये जो मंत्र हैं ये डेडिकेटेड हैं, समर्पित है गॉड को, प्राकृतिक उपहारों को, प्रार्थना को, और मींट फॉर, और किसके लिए हैं? वेलफेयर ऑफ होल ह्यूमैनिटी, यानी कि सारे संसार के लोगों के कल्याण के लिए हैं। सामवेद की बात है तो सामवेद में कितने हैं? 1875 जो है मंत्र हैं। और ये कब गाया जा रहा है? इसका उच्चारण हो रहा है महंतों के द्वारा या गॉड्स के द्वारा। कब? होली सेरेमनीज पे, है ना, जब कोई पवित्र समारोह हो रहा है ऐसे मौके पे। यजुर्वेद की बात करें तो 2086 मंत्र हैं। और इनका उच्चारण कब किया जा रहा है? मंत्रों का जाप किया जा रहा है यज्ञ के दौरान पे, है ना। और इसमें डिस्क्रिप्शन है हर्बल, है ना, जड़ी बूटियों वाले दवाइयों का और उनके प्रभाव के बारे में भी है। फिर लास्ट है आपका अथर्ववेद। इसमें अथर्ववेद में क्या है? 731 मंत्र हैं। और ये जो वेद है ये जादू टोना के साथ संबंधित है। इसके अंदर साइंटिफिक नॉलेज भी आपको मिलेगा और साथ ही मेडिसिन यानी कि औषधि के बारे में भी ज्ञान मिलेगा। इसके बाद अब लास्ट है ब्राह्मणास और अरंक्यास, दोनों के बारे में बताना था। तो पहले है ब्राह्मणास। दीज आर द कमेंट्री इन प्रोज ऑफ द वेदास। तो ये सब क्या है? व्याख्या है गद्य में। जैसे गद्य संकलन पढ़ते हो ना हिंदी में, तो ऐसे ही ये भी व्याख्या है गद्य में, वेदास की व्याख्या है। विच एक्सप्लेन द सोशल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअल एज वेल एज द वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइसेस। और इस गद्य में तुमको मिलेगा क्या? इस व्याख्या में तुमको मिलेगा क्या? ये एक्सप्लेन करता है यानी बताता है सामाजिक और धार्मिक इंपॉर्टेंस की क्या जरूरत है ना, रिचुअल्स यानी कर्म कांड की, यानी पूजा पाठ वगैरह की, एज वेल एज वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइसेस, और जो तुम त्याग कर रहे हो उसका क्या महत्व है, इन सारे महत्वों को बताता है ये। फर्दर क्या था? अरण्यकाश। अरण्यकाश कह रहा है कि दीज आर फॉरेस्ट बुक, ये जंगल की किताबें हैं, रिटन फॉर द गाइडेंस ऑफ द हर्मिट्स। गाइडेंस ऑफ द हर्मिट्स, हर्मिट्स कौन होते हैं? वो साधु महात्मा जो गांव से या शहर से दूर रहते हैं, जंगलों में वास करते हैं। एंड स्टूडेंट, और वो बच्चे जो उनके साथ रह के गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, लिविंग इन द फॉरेस्ट। देयर सेंट्रल थीम इज मिस्टिक एंड फिलोसफी। मिस्टिसिज्म का मतलब होता है यहाँ पे रहस्यवाद और दर्शन शास्त्र। चलो आगे और कितने क्वेश्चन है भाई? थर्ड वाला देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द सोसाइटी ड्यूरिंग द वैदिक एज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जिस तरह से समाज था वैदिक एज के अंदर, उस हिसाब से आपको यहाँ पे हर एक चीज को आपको ब्राइटली डिस्क्राइब करना है। पहला सवाल है, एक्सप्लेन ब्रीफली द क्लास डिवीजन दैट एग्जिस्टेड इन द सोसाइटी। तो किस तरह से जो वर्गीकरण था क्लास का, मतलब लोगों का,
किस तरह से मतलब वो सोसाइटी के अंदर था उस टाइम पे। तो इन द अर्ली वैदिक पीरियड द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशन। शुरुआत की बात कर रहा है अर्ली वैदिक पीरियड की। जो समाज था वो बटा हुआ था व्यवसाय के हिसाब से कि किस तरह का वो काम कर रहे हैं प्रोफेशन के हिसाब से। अ पर्सन कुड अडॉप्ट एनी प्रोफेशन ऑफ हिज चॉइस। एक व्यक्ति को पूरी तौर पे आजादी थी कि कोई भी प्रोफेशन वो अपना सकता था, चाहे जो चाहे वो काम अपना ले। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रोफेशन विच बिकेम हेरिडिटरी इन कोर्स ऑफ टाइम। लोग अलग अलग जो है व्यवसाय कर रहे थे, है ना। और अलग अलग व्यवसाय करने के साथ साथ क्या हुआ कि ये चीज कैसी हो गई, बिल्कुल खानदानी हो गई। खानदानी बोले तो मतलब बिल्कुल फिक्स टाइप से। दिस रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू ऑक्यूपेशनल क्लासेस। और इसकी वजह से जो पूरा का पूरा समाज है वो समाज बदल गया किसमें, वो समाज बदल गया आपका ऑक्यूपेशनल क्लासेस में, यानी कि व्यावसायिक वर्गीकरण हो गया, है ना। जो जैसा काम कर रहा है वैसे जाति का हो गया। और हाउएवर लेटर ऑन क्लास सिस्टम बिकेम कास्ट सिस्टम। और ये जो क्लास सिस्टम आया ना, अलग अलग क्लास वर्गीकरण, ये क्या बन गया फाइनली, क्लास सिस्टम जो है आपका कास्ट सिस्टम बन गया, जो कि बिल्कुल स्थिर हो गया। ये जो पहले वाली आजादी थी कोई किसी भी प्रोफेशन को चुन सकता है, तो वो भी अब खत्म हो जाएगी। इन द लेटर वैदिक पीरियड कास्ट सिस्टम इमर्ज। और बाद के लेटर वैदिक पीरियड में क्या आ रहा है, जाति व्यवस्था आ गई। द फोर मेन कास्ट सिस्टम कौन कौन से आए, एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आ गए। तो इस तरीके से जो है क्लास डिवीजन एग्जिस्ट किया सोसाइटी में, है ना। अर्ली वैदिक एज में टेम्पोरेरी कोई भी अपना सकते हो, और लेटर वैदिक एज में परमानेंट हो गया। द ब्राह्मण और द प्रीस्ट परफॉर्म्ड रिलीजियस रिचुअल। ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, सारे के सारे धार्मिक कर्मकांड कर रहे हैं। द क्षत्रियास पार्टिसिपेटेड इन वॉर्स। क्षत्रिय जंग लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। एंड वैश्यास एंगेज्ड इन बिजनेस एंड लुक्ड आफ्टर एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रीज। और वैश्यास का क्या काम है, ये व्यवसाय देख रहे हैं, बिजनेस देख रहे हैं, कृषि देख रहे हैं और इंडस्ट्री वगैरह भी देख रहे हैं। और सबसे लास्ट में है शूद्रास, जो कि बाकी सारे अपर क्लास को क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। चलो अब ये इसका बी वाला पार्ट, वो तो सोसाइटी के ऊपर। अब दूसरा है कि एक्सप्लेन द फोर स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ एन आर्यन। चार स्टेज कौन कौन से थे लाइफ में आर्यन के, भाई ब्रह्मचार्य जीवन था, गृहस्थ जीवन था, वानप्रस्थ जीवन था, और आखिरी में क्या लेना है, संन्यास ले लेना है। In the later Vedic period, the whole life span of an Aryan came to be divided into four periods. तो बाद में क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में जो पूरी जिंदगी है आर्यंस की वो चार पीरियड में डिवाइड हो गई। और वो चार पीरियड कौन कौन से हैं, चार स्टेज है लाइफ के, नोन एज फोर आश्रमास, ईच ऑफ 25 ईयर ड्यूरेशन। हर एक कितने कार्यकाल का होगा, 25 साल का। द फोर आश्रमास आर ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। ये चार हैं। ब्रह्मचार्य जीवन की बात करें तो लास्टेड अप टू एज ऑफ 25 ईयर। ड्यूरिंग दिस पीरियड द प्यूपिल वाज एक्सपेक्टेड टू एक्वायर नॉलेज इन गुरुकुल एंड ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, है ना। बिल्कुल कठोर अनुशासन के अंदर रहेगा, वो ऑब्जर्व करेगा, और उम्मीद की जा रही है कि इस 25 साल तक क्या करेगा, ज्ञान अर्जित करेगा गुरुकुल में रह के। During the period of the Grihastha ashram, 25 to 50, man was supposed to marry and raise a family. 25 से 50 साल तक की उम्र में शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, परिवार बढ़ाएगा। As a householder, he was to take responsibility of maintaining his family, और जिम्मेदारी के साथ अपने परिवार का खर्च बर्च संभालेगा, जिम्मेदारी उठाएगा। थर्ड स्टेज वॉज वानप्रस्थ आश्रम, दैट वाज 50 to 75। वानप्रस्थ में क्या करेगा, ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन वाज एक्सपेक्टेड टू रिटायर फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ एंड एक्वायर स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल नॉलेज। और इस उम्र में क्या करना है उसको, इस उम्र में अब उससे उम्मीद की जा रही है कि वो दुनिया के ऐशो आराम को छोड़ देगा, आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान की प्राप्ति
करेगा, अर्जित करेगा, और लास्ट स्टेज जो 75 से 100 ईयर्स तक का है, ये है संन्यास आश्रम। दिस वॉज द पीरियड ऑफ रिनंसिएशन, यानी अब क्या करेगा वो, त्याग कर देगा दुनिया का। मैन हैड टू लीव एवरीथिंग फॉर एवर एंड गो इनटू मेडिटेशन इन ऑर्डर टू अटेन मोक्ष और सॉल्वेशन। अब इंसान को क्या करना है, अब मनुष्य को चाहिए कि वो हमेशा के लिए ध्यान लगाए, ताकि उसे मोक्ष या फिर ये मोक्ष और सॉल्वेशन एक ही चीज है, मोक्ष हिंदी में, सॉल्वेशन इंग्लिश में, कि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। फर्दर लास्ट है कि स्टेट द पोजीशन ऑफ वोमेन इन द वैदिक पीरियड। औरतों का क्या पोजीशन था भाई वैदिक पीरियड में, तो पता ही है आपको अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में क्या डिफरेंस था। तो शुरुआत में तो कुछ स्टेटस था, बाद में नहीं था। इन द अर्ली वैदिक पीरियड वुमेन एंजॉयड द इक्वल राइट एंड देयर एजुकेशनल टैलेंट वेयर नॉट लेस देन मेन। तो जो शुरुआत है अर्ली वैदिक पीरियड में, उसमें क्या हो रहा है कि औरतों को भी बराबर का अधिकार मिल रहा था। और जैसे कि तुमने देखा एजुकेशनल टैलेंट वगैरह जो है मर्दों से कम नहीं थे, है ना, औरतों के भी। जैसे मैत्रेयी और गर्गी, ये दो नाम तुमने देखा होगा, है ना, वेयर टू फेमस वुमेन ऑफ दैट एज। उस समय की दो जो है बहुत ही फेमस औरतें हैं, प्रमुख महिलाएं, who were highly respected for their extraordinary knowledge। और उनका काफी सम्मान और आदर था, किस वजह से, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा नॉलेज था, ज्ञान था, एंड प्रीचिंग मैजिक ऑफ कन्वर्सेशन, और जो प्रवचन था उसमें जादू था, है ना। इन द लेटर वैदिक पीरियड बाद में क्या हुआ कि देयर वाज सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। क्या हो गया, औरतों का जो स्टेटस था उसके अंदर डिक्लाइन हो गया, यानी कमी आ गई। देयर पार्टिसिपेशन इन यज्ञास वाज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी। अब किसी औरत का यज्ञ में बैठना जरूरी नहीं है। दे डिड नॉट एंजॉय द राइट टू प्रॉपर्टी। अब उनको संपत्ति में भी अधिकार का हक नहीं रहा। फोर्थ है कि विथ रेफरेंस टू इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल, कि किस तरह से आर्थिक संगठन था लोगों का इन द वैदिक पीरियड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इन सवालों के जवाब देने हैं। पहला है कि स्टेट द मेथड यूज्ड बाय द आर्यंस इन एग्रीकल्चर। किस तरह का मेथड वो इस्तेमाल कर रहे थे खेती के लिए। वाई वॉज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वेरी इंपॉर्टेंट टू द आर्यंस। अब ये जो जानवर वगैरह है, ये पशुपालन है, ये जरूरी क्यों था आर्यंस के लिए। हाउ वॉज ट्रेड मैनेज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि किस तरह से व्यापार को मैनेज किया जाता था इस दौर में। सबसे पहला, एग्रीकल्चर बिकेम क्वाइट प्रोमिनेंट इन द वैदिक पीरियड। क्या कह रहा है, पहली बात कह रहा है कि देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर क्या हो गया था, मेन प्रोमिनेंट हो गया था बिल्कुल वैदिक पीरियड में। द यूज ऑफ वेरियस एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट लाइक आयरन प्लवशेयर मेटल टूल वाज इन प्रैक्टिस। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो, हल इस्तेमाल कर रहे हैं लोहे का, प्लवशेयर, मेटल टूल्स यानी धातु के औजार, ये सब प्रैक्टिस में आ गए। द मेकिंग ऑफ फर्रोज फॉर क्रॉप वाज एविडेंट विथ रेफरेंस टू पूसन इन ऋग्वेदा। फरोज बनाए जा रहे थे, वो क्यारियां बनाई जा रही थी क्रॉप्स वगैरह के लिए, ये इसके सबूत मिल रहे हैं, रेफरेंस दिया हुआ है पूसन का ऋग्वेदा में। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स वेयर कल्टीवेटेड, अलग अलग तरह के अब क्या बना उगाए जा रहे हैं, अनाज उगाए जा रहे हैं, क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्पिंग इन एग्रीकल्चर एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो जानवरों का पशुपालन जरूरी क्यों है, ताकि मदद मिले कृषि यानी कि एग्रीकल्चर को भी, और साथ ही साथ मिल्क प्रोडक्ट यानी घी वगैरह हो गया, बटर वगैरह, ये भी सब आसानी से मिल जाए। तो इसलिए डोमेस्टिकेशन इंपॉर्टेंट था। लास्ट वाला है ट्रेड कैसे मैनेज होता था, तो वो देखो, द ट्रेड बिकेम रिमार्केबल एज द ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटीज वेयर डेवलप्ड लिंक्ड विद द ट्रेड एक्टिविटीज। क्या हो रहा है, ट्रेड कैसा हो गया, व्यापार जो है कि अब अच्छा खासा रिमार्केबल हो गया, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसकी वजह से नए नगर बन रहे हैं जहां व्यापार हो रहा है, व्यापार केंद्र के आसपास शहर विकसित हो रहे हैं। मेटल क्राफ्ट, कारपेंट्री, पॉटरी, फिशरी, स्पिनिंग, वीविंग एटसेट्रा, और ये गतिविधियां चल रही हैं। क्या हो रहा है भाई, मेटल क्राफ्ट हो रहा है, यानी कि धातुओं की चीजें बनाई जा रही हैं, बढ़ई वाला काम हो रहा है, मिट्टी के बर्तन वगैरह बन रहे हैं, फिशरी हो रही है, स्पिनिंग है, वीविंग बुनाई वगैरह हो रही है। ऑल्दो द कॉइन्स वेयर यूज्ड इन द ट्रेड,
सिक्कों का इस्तेमाल हो रहा था व्यापार में, बट बार्टर सिस्टम वाज स्टिल डोमिनेंट, यानी बार्टर सिस्टम का अभी भी दबदबा था। लोग मेनली क्या यूज करते थे? बार्टर सिस्टम। लास्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द पिक्चर गिव आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि आइडेंटिफाई दिस एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे एक फोटो है, ये रही फोटो। तो आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का ये एजुकेशन सिस्टम है। पर्सन बिलोंगिंग टू विच आश्रमा ऑफ लाइफ अटेंडेंट दिस, यानी कि किस आश्रम के, चार आश्रम थे ना लाइफ के, आपका ब्रह्मचार्य था, गृहस्थ था, वानप्रस्थ था और सन्यास था। तो कौन से आश्रम वाले जो लोग हैं वो इसको क्या करेंगे? अटेंड करेंगे। तो देखो, एजुकेशन सिस्टम ये जो दिख रहा है ये गुरुकुल है ना? गुरुकुल में शिक्षा ले रहे हैं। पीपल बिलोंगिंग टू ब्रह्मचार्य आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम वाले यानी कि ऐसे लोग जिनकी उम्र क्या हो? जिनकी उम्र 0 से 25 साल, अरे जीरो क्या, वो तो मतलब 25 साल तक की उम्र वाले जो लोग हैं वही क्या करेंगे? इसको अटेन करेंगे, है ना? कि ये ही यहाँ पे आएंगे और अटेन करेंगे नॉलेज को इन द गुरुकुल एंड ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, और कठोर अनुशासन में रहेंगे। सेकेंड वाला पार्ट पूछ रहा है कि डिस्क्राइब ब्रीफली द लाइफ इन दिस एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। अब इस प्राचीन काल में कह रहा है कि किस तरह की जिंदगी थी। द लाइफ इन अ गुरुकुल वॉज वेरी सिंपल, बहुत साधारण जिंदगी थी। द स्टूडेंट गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर बाथ एंड प्रेयर्स, एंड आफ्टर दैट दे हैड टू डू ऑल हाउस होल्ड ड्यूटीज। क्या करते थे बच्चे? सुबह जल्दी उठ जाते थे, नहाते थे, प्रार्थना करते थे, और इसके बाद हाउस होल्ड यानी घरेलू सारे कर्तव्य करते थे, गार्डनिंग करते थे, सर्विंग ऑफ देयर टीचर यानी कि अपने जो गुरु हैं उनकी सेवा करते थे। दे लर्न द एक्चुअल वे टू बी हेल्दी एंड एफिशिएंट, और एक्चुअल में कैसे उनको जो है हेल्दी रहना है और कैसे एफिशिएंट रहना है, यानी कि सब कुछ बेहतर तरीके से कर सकें, ये सीखते थे। द लाइफ वॉज क्वाइट हार्ड एंड द टोटल सेक्रीफाइस वॉज प्रैक्टिस्ड फॉर ओबीडियंस एंड ड्यूटी। जो लाइफ थी थोड़ी बहुत कैसी थी? मुश्किल कह सकते हो। और जो पूरी तरह से सेक्रीफाइस था, यानी कि पूरी तरह से जो बलिदान था वो क्या था? कि वॉज प्रैक्टिस फॉर ओबीडियंस एंड ड्यूटी, यानी कि आज्ञा आज्ञाशील होना और कर्तव्यों का पालन करना। फिर उसके बाद क्या है? क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डू यू थिंक आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग इन दिस सिस्टम एजुकेशनल सेटअप। तो आपको क्या लगता है, क्या फायदा था, क्या नुकसान था इस तरह के एजुकेशनल सिस्टम में पढ़ने का? तो देखो एडवांटेज क्या है इस तरह पे। एडवांटेज ये है कि द स्टूडेंट लिव्ड इन गुरुकुल विद देयर टीचर एंड कैरीड ऑन ऑल द हाउस होल्ड ड्यूटीज टू। पहली बात तो ये कि गुरुकुल में बच्चे अपने गुरु के साथ रह रहे हैं और जितना भी घरेलू कार्य है वो भी कर रहे हैं। इट वॉज बेनिफिशियल फॉर द फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास के लिए, मेंटल मानसिक विकास के लिए, एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी आध्यात्मिक जिसको बोला जाता है उसके भी विकास के लिए जरूरी है। दे लर्न द बेसिक रूल ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत का जो बुनियादी नियम है सीखते हैं, इक्वलिटी सीख रहे हैं, एंड द मोरल ऑफ सिंपल लिविंग, और मोरल सीख रहे हैं सिंपल लिविंग और सिंपल थिंकिंग का, कि साधारण जीवन जीना है, और सॉरी हाई थिंकिंग है, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, और अच्छा ऊंचा सोचना है। तो ये सारी चीजें नैतिकता वगैरह सब कुछ सीख रहे हैं। तो ये सारे जो है फायदे हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो द स्टूडेंट लिड अ हार्ड लाइफ विदाउट एनी पर्सनल चॉइस और लाइकिंग। भाई घर परिवार थोड़ी है इनके पास, गुरुकुल में गए हुए हैं, दुनिया के ऐशो आराम से दूर हैं और गुरु जी के साथ सीख रहे हैं। तो कह रहा है कि हार्ड लाइफ है क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सनल चॉइस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भाई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन उनको ऑब्जर्व करना था। द एजुकेशन वॉज बेसिकली ओरल एंड द रिटन टेस्ट वेयर मिसिंग, है ना? एजुकेशन कैसा था? बेसिकली मौखिक रूप से था, अदरवाइज देयर एबिलिटी वुड बी बेटर जज्ड। यहाँ पे क्या चीज नहीं मिल रही है?
कोई रिटन टेस्ट वगैरह नहीं था उस तरह के सिस्टम में, नहीं तो उनकी जो क्षमता है वो काफी अच्छे तरह से फिर समझ में आती। तो ये क्वेश्चन आंसर हो गया। एग्जाम से पहले भी ये वीडियो देख लोगे तो क्लियर हो जाएंगे आपके सारे डाउट्स क्वेश्चन आंसर वाले। बट क्वेश्चन आंसर से पहले आप जरूर इसका एक्सप्लेनेशन देखना, चैप्टर पूरा पढ़ना, तो क्वेश्चन आंसर और ज्यादा सिंपल लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।